बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन हम कह रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किन किस्म के प्रोसेसेस को प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस हैं ये चार प्रोसेसेस: आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। These are the applications of first law of thermodynamics. अच्छा, पहला प्रोसेस है आइसोबैरिक। आइसो का मतलब है सेम, बैरिक जो है वो बार से निकला है। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। So a process in which heat is given to the system, keeping the pressure constant. आप सिस्टम को हीट भी दे रहे हो लेकिन फिर भी प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अब देखो मैंने इसके लिए सिंबल बनाए हुए हैं। हीट की डिस्कशन करेंगे, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, प्रेशर के साथ क्या होगा, वॉल्यूम के साथ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आएगा, वर्क पे क्या इंपैक्ट आएगा। इधर देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा। और इस दौरान हम P, P या V किसी में से एक को कांस्टेंट रखेंगे। ये प्रोसेस करते हुए हम प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में से किसी भी एक को कांस्टेंट रखेंगे और फिर इन तीनों वेरिएबल्स का इंपैक्ट देखेंगे। यहाँ पे बता देंगे कि कौन से गैस लॉ को ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है। यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ क्यों ड्रॉ करेंगे? हम यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम या प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर क्यों नहीं कर रहे? तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क। हमें आउटपुट जो मिल रही है वो वर्क की फॉर्म में मिल रही है। तो हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करके कितना वर्क डन हुआ इस प्रोसेस में वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर इस ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है, इस ग्राफ की स्लोप क्या दे रही है या कितनी है वो बता देंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इन प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। So we go with our first process, which is isobaric process. Isobaric process is a process in which pressure remains constant. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि इस प्रोसेस में प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा हमने सिस्टम को हीट दी तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका? हमने बताया था जब भी डेल्टा Q पॉजिटिव हो तो हमने सिस्टम को हीट दी। तो heat is given to the system keeping the pressure constant. अब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सिस्टम वर्क डन करेगा। अच्छा, तो इस सूरत में जो वर्क डन की इक्वेशन होगी, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। जैसे मैंने कल आपको वर्क डन कैलकुलेट करके दिया था, मैंने कहा था एरिया तो कांस्टेंट है सिलेंडर का, लेकिन y में चेंज आ रहा है। y में y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। सिलेंडर की या गैस की जो y के अलोंग वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, तो वॉल्यूम चेंज हुआ। तो उसी तरह वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। क्योंकि डेल्टा W की वैल्यू आपको पता है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। समझ आ गई? अच्छा, अब यहां पे देखें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। तो यहां पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ है? ये चार्ल्स लॉ है। तो दिस प्रोसेस ओबे चार्ल्स लॉ। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, प्रेशर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। फर्स्ट कीजिए वॉल्यूम V1 से V2 तक इंक्रीज हो जाता है, यानी 10 डेसीमीटर क्यूब से 20 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। इनिशियली अगर सिस्टम का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तो जब वॉल्यूम V1 है, ठीक है, तब भी प्रेशर P होगा, और जब वॉल्यूम V2 है तब भी प्रेशर P ही होगा। तो हम इन पॉइंट्स को ट्रेस कर लेते हैं जरा। जब वॉल्यूम V1 है, ठीक है, तो भी आपके पास प्रेशर
P ही रहेगा, ठीक है। इस वॉल्यूम पर प्रेशर की वैल्यू आ गई, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये अब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन इस वक्त भी प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो मैं प्रेशर की वैल्यू ट्रेस कर रहा हूं, तो यहाँ पे प्रेशर स्टिल कितना है, P ही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं PV1 यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। यहाँ पर भी सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं P और V2 यानी सेम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकिन वॉल्यूम फर्स्ट करो 20 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो आई गेट अ स्ट्रेट लाइन, आई गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आइसोबार, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आइसोबार। और अगर आप देखो तो यहां पर जो आपके पास शेप आ रही है ग्राफ की, कौन सी शेप आ रही है, स्क्वायर की फॉर्म में, या चाहो तो रेक्टेंगल की फॉर्म में बना सकते हो। अब बताओ इसका एरिया, एरिया का क्या फार्मूला होगा इस शेप के लिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट, या ऐसा करते हैं, यूं लिख देते हैं हाइट इनटू लेंथ, ठीक है, हाइट इनटू लेंथ। तो एरिया इज इक्वल टू हाइट तो प्रेशर से रिप्रेजेंट हो रही है, और लेंथ चेंज इन वॉल्यूम से, V2 माइनस V1, ये लेंथ है इसकी। तो P डेल्टा V किसके बराबर है, वर्ग के। तो इस ग्राफ का एरिया आपको क्या दे रहा है, वर्ग। तो याद करें मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ही क्यों ड्रा कर रहा हूं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे क्यों नहीं किया, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर पे क्यों नहीं किया, क्योंकि इस ग्राफ का एरिया हमें वर्क दे रहा है, आउटपुट हमें वर्क की फॉर्म में मिल रही है, इस वजह से हमने यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ को स्टडी किया। अच्छा, अगर इसकी स्लोप चेक करो, बताओ इस ग्राफ की स्लोप क्या है, the slope is 0, slope 0 है because it is a line parallel to x axis। तो इस ग्राफ की स्लोप यहाँ पे 0 है, प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा ना। स्लोप को देखिए आप कैसे डिफाइन करते हैं, यू डिफाइन स्लोप एज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, तो बताओ y में कोई चेंज आ रहा है, ये आपका y फिक्स हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, समझ आई। तो इसकी एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन वेसल। आप एक ओपन वेसल में, ओपन कंटेनर में वाटर को बॉईल कर रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पानी पर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ओपन वेसल या ओपन कंटेनर। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मींस सेम, दिस कोरिक रेफर्स टू वॉल्यूम। तो वो प्रोसेस जिसमें आप सिस्टम को हीट दो लेकिन वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट। देखो इस तरह डेफिनेशन मत करना, द प्रोसेस इन व्हिच वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, इसमें जरा गलती हो जाएगी। पहले आप क्या करोगे, सिस्टम को हीट दोगे, उसके बाद वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम को हीट मिलेगी, वो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा लेकिन आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हो। इसलिए इस बात पर फोकस करना है कि पहले देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, हीट लिखी हुई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ सिस्टम को, लेकिन हीट देने के बावजूद सिस्टम में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। यानी इमूवेबल पिस्टन वाला मैंने सिलेंडर लिया हुआ है। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन इस दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्या वर्क डन होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज, तो वर्क डन इज 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन फर्स्ट लॉ, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब बताओ डेल्टा W क्या है, तो इसका मतलब सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में। समझ आई कि नहीं आई। तो ये प्रोसेस इमरजेंसी के हालात में यूज किया जाता है, इमरजेंसी की कंडीशंस में। समझ आई कि नहीं आई, कौन सी इमरजेंसी कंडीशंस, प्रेशर कुकर, जब कोर कमांडर का ऑर्डर हो कि खाना फौरन बन जाए, तो उस वक्त गाजी और शहीद वाली कंडीशन होती है। अब अगर जल्दी नहीं बनेगा तो शहीद, और अगर जल्दी बनाना है तो
प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब प्रेशर कुकर तो अपनी आप में भी एक बॉम्ब है, एक्सप्लोड हो गया तो इट कैन कॉज ह्यूज डैमेज, इवन इट कैन टेक योर लाइफ। तो अब अंदर ये सिचुएशन है कि इंसान गाजी भी हो सकता है, शहीद भी, लेकिन बाय सिर्फ एक ही कंडीशन है, शहीद ही होगा। इसलिए रिस्क लेना पड़ेगा, मैदान जंग में जाना पड़ेगा और उसको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ आई कि नहीं आई? ओके, तो अब खाना क्यों जल्दी बनेगा? क्योंकि अब सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। समझ आई कि नहीं आई? अगर ये ओपन कंटेनर होता, आइसोबैरिक प्रोसेस होता, तो हीट वुड हैव लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एज वेल। वो एनवायरनमेंट को भी हम कुछ हीट लूज कर रहे थे, तो अब तो सारी की सारी हमने ऊपर से फिक्स कर दिया, उसका कैप बंद किया हुआ है, तो सारी की सारी हीट रिटेन हो रही है। वो जो पानी बॉयल होके निकल जाता था, अब वो पानी उसी प्रेशर कुकर के अंदर रहेगा, सस्टेन करेगा। और आप जानते हैं बॉइलिंग वाटर ज्यादा हॉट होता है, डेंजरस होता है, या गैस? क्योंकि उसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब की हुई है। ठीक है, ओके। सो कुकिंग ऑफ फूड में इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा ला है? अब टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं? सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दिस इज गे-लुसाक्स लॉ। और यहाँ पर P और V ग्राफ को, PV ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अब तो प्रेशर इंक्रीज हुआ है ना, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? तो यहाँ पे वॉल्यूम को फिक्स कर दें V पे और प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, तो अब जरा ट्रेस करते हैं ग्राफ को। तो देखिए प्रेशर जीरो से नहीं शुरू कर रहा, क्योंकि किसी भी गैस का प्रेशर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, और सेकंड कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं सिस्टम के, इनिशियल और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सा स्टेट है? P1 V, और ये कौन सा स्टेट? P2 V। इस दौरान प्रेशर इंक्रीज हुआ है। दिस इज कॉल्ड आइसोकोर। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आइसोकोर। ये ना हो घर जाके आइसोचोर पढ़ रहे हो। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आइसोकोर। समझ आई? अब आइसोकोर के अंदर कोई एरिया आ रहा है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है। देखो इसके अंदर कोई एरिया नहीं आ रहा। क्या वॉल्यूम में चेंज आया? अच्छा, एक बात बताओ, इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? वर्क देता है। और इस प्रोसेस में कोई वर्क हुआ है? नहीं, तो इस ग्राफ का एरिया होगा? नहीं। और वो नजर भी आ रहा है, इधर लो, इसको तो मिटाओ नजर। ये तो सिर्फ मैंने प्रेशर के कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने के लिए ड्रॉ किया था। अब बताओ इस स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया है? एरिया तो दो लाइंस हो, कंबाइन हो, उनके अंदर कोई एरिया। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रेशर भी था, वॉल्यूम भी था, एक प्लेन डिफाइन हो गया, उस प्लेन का एरिया आपने फाइंड कर दिया। लाइन की तो लेंथ हो सकती है, लेकिन एरिया नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? जीरो। तो एरिया अगर आप कैलकुलेट भी कर लो, A इज इक्वल टू हाइट इनटू लेंथ। एरिया इज इक्वल टू हाइट जो है वो चेंज इन प्रेशर के बराबर है, लेकिन लेंथ चेंज इन वॉल्यूम क्या है? जीरो है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, सो एरिया इज जीरो। इसका मतलब इस प्रोसेस में वर्क डन क्या है? वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज जीरो। ओके, अब अगर स्लोप कैलकुलेट करें, बताएं इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है? अच्छा, इसकी स्लोप भी जीरो है, इसकी स्लोप भी जीरो है। खाला का घर बनाया है इसने। हाँ, इनफाइनाइट। If the graph is a straight line parallel to y-axis, it is showing infinite slope. तो इस ग्राफ की स्लोप इनफाइनाइट है। चलिए साबित भी कर लेना, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब डेल्टा y तो एग्जिस्ट करता है ना, वो डेल्टा p है, लेकिन डेल्टा x जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इंफिनिटी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है। हीटिंग वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल या क्लोज्ड कंटेनर। तो उसमें मैंने आपको प्रेशर कुकर बताया था। ठीक है, ओके। थर्ड वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट अबाउट आइसोथर्मल? आइसो रेफर्स टू सेम, थर्म रेफर्स टू हीट। अब आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है,
Heat is given to the system keeping the temperature constant. अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बताइए, अब अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि नहीं? आप चाह रहे हैं कि टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। आपने सिस्टम को हीट दी, लेकिन हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से तो टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। तो अब सिस्टम क्या करेगा? अब सिस्टम वर्क डन करेगा ताकि एक्सपेंशन आए। एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी मैं हीट दूंगा, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, लेकिन इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो सिस्टम क्या होगा? एक्सपेंड होगा तो वर्क डन करेगा। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब की थी उतना ही वर्क डन कर लेगा ताकि इंटरनल एनर्जी में चेंज ना आए। तो इस दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जीरो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो बिकॉज ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। अब वर्क डन तो हुआ है क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। अब अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखूं तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो ऑल द हीट गिवन टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, वही जो हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया, तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हिच इज बॉयल्स लॉ। अच्छा, सिस्टम का इनिशियली प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लें पहले और फिर इनको कनेक्ट करें, तो देखें ये आपके पास P1 V1 वाला कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट पर। अब यहां पे जितना आप प्रेशर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे उतना प्रेशर डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन है, जितना ये इंक्रीज होगा उतना ये डिक्रीज होगा। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं P1 V1 और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर P2 V2, ये दो कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हर पॉइंट के लिए आप लोग ड्रॉ करें तो आपके पास ग्राफ इस शेप में आएगा। दिस शेप ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड आइसोथर्म, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। ठीक है, और अगेन आइसोथर्म का एरिया भी आपको क्या देगा? वर्क ही देगा। अब तो आपके पास एक शेप बन गई है ना, इधर प्रेशर में भी चेंज आ रहा है और वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। तो अब वर्क डन किसके बराबर होगा? अगर मैं वर्क डन की कैलकुलेशन करना चाहूँ, इस ग्राफ का एरिया निकालना चाहूँ, तो एरिया इज इक्वल टू the product of change in pressure into change in volume। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे? एवरेज प्रेशर ले लेंगे, क्योंकि वर्क डन की इक्वेशन उसी वक्त वैलिड होती है जब प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो फिर हम उस वेरिएबल प्रेशर को एवरेज प्रेशर से रिप्लेस करके चेक कर लेंगे कि कितना वर्क डन हुआ इस प्रोसेस में। ठीक है, अच्छा, और इस ग्राफ की स्लोप, तो स्लोप को हम सिंपली चेंज इन y में कितना चेंज आया? डेल्टा b। चेंज इन x में कितना चेंज आया? डेल्टा b। तो स्लोप इज सिंपली चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। एक नॉन जीरो स्लोप या नॉन इनफाइनाइट, यहाँ पे जीरो स्लोप थी, ये देखें यहाँ पे जीरो स्लोप थी, यहाँ पे इनफाइनाइट थी और यहाँ पे फाइनाइट स्लोप मिल गई, यहाँ पे फाइनाइट। अब अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आप देखें स्लोप कम हो रही है, और अगर कंप्रेशन हुआ तो स्लोप ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इसकी एग्जांपल्स, आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। एग्जांपल क्या है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे सिस्टम को जो हीट दी जाती है, ये पढ़ी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट का क्या मतलब था? हिडन, पोशीदा, मख्फी। यानी कि हुआ यूं कि जब आप पानी को हीट अप करना शुरू करते हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो जैसे जैसे आप हीट दे रहे हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ता रहता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद आप हीट तो दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि अब वो हीट
बॉन्ड ब्रेकिंग में इस्तेमाल हो रही है, वर्क डन करने में इस्तेमाल हो रही है। तो ऑल द हीट इज नाउ यूटिलाइज्ड इन डूइंग वर्क। इससे इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज नहीं आ रहा, टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं आ रहा। तो हीट गिवन टू द सिस्टम एट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, लास्ट प्रोसेस है, लास्ट एप्लीकेशन है आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस याद है? एक क्लू मैंने आप लोगों को, बल्कि थोड़ी सी डिटेल मैंने आप लोगों को दी थी जब मैं आप लोगों को लैप्लेसिस करेक्शन पढ़ा रहा था, याद है? चैप्टर 8 में जब हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूटन ने कहा था कि जब एयर से साउंड वेव्स पास होती हैं तो दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन लैप्लेस ने कहा था कि नहीं, इट इज एन एडियाबेटिक। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। इधर देखो, इन तीनों प्रोसेसेस में आपने हीट दी, कोई एक चीज कांस्टेंट रखी और बाकी तीनों में रिलेशनशिप देखा आपने, ठीक है? अब हीट ही मत दो सिस्टम को। अ प्रोसेस इन व्हिच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो डेल्टा क्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अब आपने सिस्टम को कोई भी हीट नहीं दी, कोई हीट ना एंटर हो रही है ना लीव कर रही है। अब क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? मिसाल के तौर पर सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, तो कैसे एक्सपेंड होगा? एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स। इसकी मिसाल देता हूँ, रमजान भी आ रहा है, जैसे आप खाना वाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, हम भी तो एक हीट इंजन है, तो हम सुबह नाश्ता करते हैं, उसमें केमिकल एनर्जी रिलीज हो जाती है, बॉन्ड्स की एनर्जी रिलीज होती है, वो हमें डेली रूटीन्स के वर्क डन करने में हेल्प करती है, ठीक है? तो अब सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी फर्स्ट करो मिल रही है और वो काम कर रहा है, लेकिन खाना ही ना दे, जैसे रमजान है, खाना ही ना दे और सिस्टम को के काम करो, तो कैसे काम करेंगे? हमारी बॉडी में भी तो फैट्स स्टोर हुए हैं, तो फिर उन फैट्स को बॉडी टारगेट करती है कि हीट एनर्जी रिलीज करो। या इसी तरह जब आप बहुत भूखा रहते हैं, 14 से 16 घंटे भूखे रहते हैं, रोजा भी बोला नहीं जो आप लोग रखते हैं, समझ आई कि नहीं आई? सहरी में इतना ज्यादा खा लिया कि अफ्तारी तक इधर सब कुछ पड़ा हुआ है, समझ आई? और सहरी के बाद 2-3 बजे तक सोए रहे, ये वाला रोजा रोजा नहीं होता। रोजा आपने बिल्कुल ठीक है दबा के खाएं, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने बस इधर तक सब कुछ फिल किया हो, जितनी कैपेसिटी है उतना खाएं और फिर इफ्तार तक अपने आप को उस भूख और प्यास के प्रोसेस से गुजारें, क्योंकि जब आप 14 से 16 घंटे भूखे रहेंगे तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आपकी बॉडी ऑटोफेगी भी शुरू करेगी कुछ देर के बाद। पहले तो बॉडी के अंदर मौजूद जो कुछ है, फैट सेल्स हैं, स्टबर्न फैट सेल्स हैं, उनको डिसॉल्व करेगी, डाइजेशन के प्रोसेस में यूज करेगी ताकि एनर्जी रिलीज होती रहे। और इसी तरह भूखे रहने से बॉडी के अंदर मौजूद जो स्टबर्न फैट सेल्स के साथ साथ ऐसे सेल्स हैं जो कैंसरिशियस हों, ट्यूमर कॉज कर सकें, बॉडी उनको भी इनगल्फ कर लेती है। तो गट आपका सारा क्लीन हो जाता है, स्टमक आपका सारा क्लीन हो जाता है। तो ये रोजे का जो एक प्रोसेस है जिससे आप गुजरते हैं, ये सेहत के लिए बेपना यूजफुल है, ठीक है? तो अब रोजे में क्या होता है, हम खाना नहीं खाते लेकिन फिर भी डेली वर्क जारी रखते हैं। तो दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। लाइक रिलेट करूं सिर्फ, ये प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक रिलेट करूं कि आप सिस्टम को एनर्जी दिए बगैर काम करवा लें, तो वो प्रोसेस कौन सा होगा? एडियाबेटिक। जरा इसके लिए फर्स्ट ला लेते हैं, फिर मैं आपके साथ मजीद डिस्कशन करता हूं। देखें, आपने सिस्टम को हीट तो दी नहीं है, अब अगर सिस्टम ने पॉजिटिव वर्क कर दिया तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? चलो साबित करते हैं। इधर देखो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब आपने डेल्टा Q तो दिया नहीं, तो पीछे बच गया डेल्टा U और डेल्टा W का रिलेशनशिप, ठीक है? अब ये डेल्टा W यहां आ जाएगा विद अ नेगेटिव साइन और यहां पे बच जाएगा डेल्टा U, या फिर डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, जो क्या शो कर रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव है लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। अब इस इक्वेशन को बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं वर्क डन पॉजिटिव है लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी कम हुई है, सिस्टम एक्सपेंड हुआ। मैथमेटिकली साबित करते हैं इस बात को ताकि आपको जरा तसल्ली भी हो जाए।
देखें, अब हीट तो आपने दी नहीं, तो सिस्टम ने तो एक्सपेंड फिर भी होना था। सिस्टम इस स्टेट से जब उसका वॉल्यूम था V1 एक्सपेंड होके इस स्टेट में चला गया जहां पे उसका वॉल्यूम है V2। अब ये कैसे हुआ? एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मसलन आपने यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम कर दिया तो अब ये एक्सपेंड हो गया ना, एक्सपेंड हुआ है तो कब तक एक्सपेंशन जारी रहेगा? जब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर जब तक सेम ना हो जाए। तो सिस्टम यहाँ से एक्सपेंड होके यहाँ तक पहुंच चुका है और इसने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज की। अच्छा इधर देखो, जब सिस्टम इस स्टेट में था तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब थे ना, प्रेशर ज्यादा था ना, लेकिन जब सिस्टम इस स्टेट से निकल जाएगा, एक्सपेंशन आएगा, तो अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं? प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं? वही मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन लार्जर डिस्टेंस पे अरेंज हुए में इंटरनल एनर्जी कम हो गई, क्योंकि अब इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए, वर्क डन करने के लिए यूज हो गया है। ठीक है, वो आप लोगों ने एक और भी इफेक्ट पढ़ा होगा, सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कॉजेस कूलिंग, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो यहाँ पे भी तो गैस एक्सपेंड हुई है, एक्सपेंड हुई है तो मतलब टेम्परेचर कम हुआ है, कूलिंग हुई है, टेम्परेचर कम हो गया है। तो अगर इनिशियली जो इंटरनल एनर्जी थी वो थी 10 जूल, तो फाइनली इंटरनल एनर्जी अगर 4 जूल है, तो क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, वर्क डन तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 4, इनिशियल 10, द रिजल्ट इज -6। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव। नजर आ रहा है कि नहीं? बट द वर्क डन इज पॉजिटिव। देखो वर्क डन किसके बराबर है? माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, ये कितना है? -6 माइनस माइनस, so the work done is positive indeed। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये मेंशन कर देते हैं बाकी वेरिएबल्स को। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर कम हुआ है कि ज्यादा? टेम्परेचर कम हो गया है। व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर भी कम हो गया है। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मॉडिफाइड बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल होता है। According to modified Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume to power gamma. Volume to power gamma. अब ये gamma क्या है? देखिए, gamma is the ratio of heat given to the system at constant pressure to heat given to the system at constant volume. Gamma जो है वो हमें ये बताता है कि सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तो प्रेशर कुकर वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप हीट दे रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सप्लोड कर सकता है, फिक्स पिस्टन वाला प्रोसेस। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को देखें तो अब आप हीट दोगे, सिस्टम एक्सपेंड होगा। कब तक एक्सपेंड होगा? जब तक एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर सेम ना हो जाए। ये तो मूवेबल पिस्टन है, दोबारा हीट दो, फिर सिस्टम एक्सपेंड होगा, फिर हीट दो, फिर सिस्टम एक्सपेंड होगा, फिर हीट दो, फिर सिस्टम एक्सपेंड होगा। इन शॉर्ट, इनफाइनाइट हीट दो, इनफाइनाइट हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कम हीट एब्जॉर्ब होगी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट प्रेशर पर एब्जॉर्ब होने वाली हीट है, और ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर एब्जॉर्ब होने वाली हीट है, जो कि कम है। तो डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर ज्यादा है, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी कि नहीं? तो गामा एक्चुअली इन दोनों की रेशो के बारे में बताता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए कैलकुलेशन की गई। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू पावर गामा। वॉल्यूम टू पावर गामा। एयर के लिए हमारे पास गामा की वैल्यू आती है 1.41। इसका मतलब डेल्टा QP बाय डेल्टा QV की क्या वैल्यू है? 1.41। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो रिजल्ट आएगा डेल्टा QP बाय डेल्टा QV इज इक्वल टू 141%। एग्री करते हो? इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आएगा? 141%। यानी कि डेल्टा QP इज इक्वल टू 141% ऑफ डेल्टा QV। तो इसका मतलब कि अगर
कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो 141 से मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम 141 जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो कितनी एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई? 41% ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में 41% एडिशनल हीट एब्जॉर्ब करने की अहलियत रखता है फॉर द सेम चेंज इन टेंपरेचर। मसलन कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी टेंपरेचर में चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, कांस्टेंट प्रेशर पर भी टेंपरेचर में चेंज 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम ने 100 जूल एब्जॉर्ब किए थे, तो कांस्टेंट प्रेशर पर 141 जूल एब्जॉर्ब करेगा फॉर द सेम चेंज इन टेंपरेचर। इज इट क्लियर? दोबारा बता देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 1.41 का क्या मतलब है? एक्चुअली गामा की वैल्यू जब एयर के लिए कैलकुलेट की गई तो रिजल्ट आया 1.41। तो मैंने 1.41 का फिजिकल मीनिंग समझाने की कोशिश की है। फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग ये है कि गामा के एक्चुअली मतलब है डेल्टा क्यू पी बाई क्यू बी। क्यू पी बाई क्यू बी लिख दिया, इसको 100% से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आया 141। अब ये डेल्टा क्यू बी इधर शिफ्ट करो, पता क्या चल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम 41% ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर 100 जूल हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने कितना टेंपरेचर चेंज लाने के लिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो फिर कांस्टेंट प्रेशर पर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाने के लिए सिस्टम 141 जूल हीट एब्जॉर्ब करेगा। देखो एक बड़ी आसान सी बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो डिस्टेंस फिक्स हुआ है ना, तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, टेंपरेचर बढ़ाने में यूज हो रही है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पर टेंपरेचर भी बढ़ रहा है, वर्क डन भी हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है। तो उधर हीट दो हिस्सों में चली गई है, और ये बात हमने यहां पे भी देखी। ये देखो आइसोबैरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर किधर गया? आइसोथर्मल प्रोसेस, नो आइसोबैरिक प्रोसेस में आप देखो ये प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ने से टेंपरेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब जरा इधर आके देखो, यहां पर जो हमने हीट दी थी आइसोबैरिक प्रोसेस में, इसको डेल्टा क्यू पी कह दो, इसका एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी में और दूसरा हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को देखते हैं, ये वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस, तो सारी की सारी हीट कहां चली गई? तो यहां पे टेंपरेचर बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगा, थोड़ी सी हीट दोगे सिस्टम हीट अप हो गया, टेंपरेचर इंक्रीज हो गया। लेकिन यहां पे जो हीट दे रहे हैं वो सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट, उससे वर्क डन भी हो रहा है, तो सिस्टम ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा कांस्टेंट प्रेशर पे एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। और वो कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो गामा की वैल्यू से पता चलता है। तो हमने बताया 41%। अगर गैस कौन सी हो? एयर हो। अगर गैस कौन सी हो? एयर हो। ठीक होगी बात? अच्छा, एक और मजेदार चीज बताता हूं यहाँ पे, जरा स्लोप्स को हमने कंपेयर करना है। तो देखें आइसोथर्मल प्रोसेस में तो हम जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या मैं लिख सकता हूँ P is equal to K by V? प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा के इक्वलिटी पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पर वॉल्यूम को डबल किया तो बताइए नया प्रेशर क्या होगा? P प्राइम इज इक्वल टू K by V प्राइम होगा। तो P प्राइम इज इक्वल टू K by V प्राइम की क्या वैल्यू है? 2V। P प्राइम इज इक्वल टू, अब K by V किसके बराबर है? P के बराबर है इस इक्वेशन के मुताबिक। तो हम यहाँ पे K by V को अलग करके लिख देते हैं 2। तो रिजल्ट क्या है? हाफ। मतलब देखो मैंने पहले भी कहा था ना कि बॉयल्स लॉ में जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना प्रेशर डिक्रीज होगा। अब अगर वॉल्यूम ट्रिपल हो जाता तो फिर ये प्रेशर भी P/3 हो जाता, वॉल्यूम क्वाड्रपल होता तो प्रेशर भी P/4 हो जाता। ये कौन से प्रोसेस में? आइसोबैरिक प्रोसेस में। जब क्या एप्लीकेबल है? बॉयल्स लॉ। अब मॉडिफाइड बॉयल्स लॉ को देखते हैं। मॉडिफाइड बॉयल्स लॉ कौन से प्रोसेस के लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो मॉडिफाइड बॉयल्स लॉ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू पावर गामा, या प्रेशर इज इक्वल टू K by V टू पावर गामा। अच्छा, मैं खुद एज्यूम कर लेता हूं कि गामा की वैल्यू 2 है किसी गैस के लिए,
तो P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अच्छा, अगर V वॉल्यूम पर प्रेशर P है, ठीक है, तो मैं चेक करना चाहूंगा कि अब वॉल्यूम डबल करने से प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो P प्राइम इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V प्राइम होल स्क्वायर, व्हिच इज K डिवाइडेड बाय 2V होल स्क्वायर, which is P prime is equal to K divided by 4V square, which is K by V square divided by 4। लेकिन K by V square किसके बराबर है? तो रिजल्ट क्या आया? P prime is equal to V by 4। क्या पता चल रहा है? कि प्रेशर 4 टाइम डिक्रीज हुआ जब वॉल्यूम 2 टाइम। तो इससे ये बात पता चल रही है कि अगर आप बॉयल्स लॉ में देखते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वॉल्यूम डबल करने से प्रेशर हाफ होगा, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में वॉल्यूम डबल करने से प्रेशर 4 टाइम डिक्रीज होगा। इसकी मिसाल दोबारा सुनो, खाना खा के काम करो तो एनर्जी लेवल इतना डाउन नहीं होता, लेकिन रोजा रख के काम करो तो एनर्जी लेवल बहुत क्विकली डाउन होगा। समझ आई कि नहीं आई? तो द सेम इज ओवर हियर। तो फिर जहां पे जब हम स्लोप ड्रॉ करेंगे, कौन से प्रोसेस में स्लोप जल्दी डीके करेगी, आइसोथर्म में या एडियाबेटिक में? हाँ, देखो यहां पे प्रेशर P1 से P2 तक आया है सेम वॉल्यूम चेंज के लिए, ठीक है। इधर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, अगर यहां पे वॉल्यूम V1 है, इधर वॉल्यूम V2 है, और इधर प्रेशर P1 है, तो अगर यहां पे प्रेशर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है तो यहां पे प्रेशर ज्यादा ड्रॉप होगा कि नहीं? यहां पे मैं बिल्कुल बॉटम तक ले आता हूं, ठीक है, फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें जो मिलेगा वो यहां पे मिलेगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट यहां पे मिल जाएगा। तो अब जरा स्लोप दोनों प्रोसेसेस की कंपेयर करते हैं, ठीक है। कीपिंग द वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट। याद रखिए कभी भी जीरो को नहीं टच करेगी। ये पॉइंट जीरो को टच करने का ये मतलब है कि प्रेशर जीरो हो गया। क्या किसी गैस का प्रेशर जीरो हो सकता है? नहीं। अगर मैं यहीं पर P2 ड्रॉ करता आइसोथर्म का, तो आइसोथर्म की स्लोप यहां पे आती। समझ आई? एंड लेट मी रीड्रॉ इट। आइसोथर्म की स्लोप यहां पे आती है। अब देखो कौन सी स्लोप पे बैठ के आप तेजी से नीचे आओगे, एडियाबैट या आइसोथर्म? एडियाबैट। तो इसलिए हम कहते हैं कि एडियाबैट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्म, यानी द स्लोप ऑफ एडियाबैट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्म। ये मैंने इसीलिए एक ही जगह पे ड्रॉ कर दिए कि आप कंपेयर कर सको, ठीक है। बाकी इसका एरिया भी आपको एज यूजुअल वर्क ही देगा। हाँ, स्लोप किसकी बड़ी है? एडियाबैट की बड़ी है। किसकी वजह से बड़ी है? गैमा की वजह से। किसकी वजह से बढ़ी है? गैमा की वजह से, कि यहाँ पे तेजी से प्रेशर में डिक्रीज आता है फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप इज इक्वल टू द गैमा ऑफ डेल्टा V बाय डेल्टा V। यानी कि यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप, आइसोथर्म की स्लोप डेल्टा P बाय डेल्टा V है ना। लुक एट द स्लोप ऑफ आइसोथर्म डेल्टा P बाय, तो ये डेल्टा P बाय डेल्टा V तो यहाँ पर भी है, ये तो आइसोथर्म की स्लोप है। लेकिन अगर उसको किससे मल्टीप्लाई करें? गैमा से, तो वो ज्यादा हो जाएगी। तो किसकी स्लोप बनेगी? एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स में आपके पास प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, और फिर एक और बात देखिए, बात नोटिस करें, एडियाबैटिक प्रोसेस की एक और डेफिनेशन बताऊं। फर्स्ट करो, यहाँ पे नीचे सारी आग जल रही है, ठीक है, और मैं आग के बिल्कुल दरमियान से तेजी से हाथ गुजारता हूं, जलेगा? क्यों? टाइम नहीं दिया मैंने। अगर मैं टाइम देता तो हीट फ्लो कर जाती, लेकिन अब मेरा हाथ बहुत ऊपर है, लेकिन आराम आराम से पास कर रहा हूं, हीट फ्लो करेगी इसकी तरफ, क्योंकि अब मैंने
टाइम दिया है, टाइम ज्यादा दिया है। तो इससे पता चला फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम। हीट को फ्लो करने के लिए किसी टाइम, कुछ टाइम की जरूरत है। तो अगर मैंने टाइम ना दिया तो हीट फ्लो कर पाएगी? तो एडियाबेटिक प्रोसेस की दूसरी डेफिनेशन आ गई है, और वो दूसरी डेफिनेशन क्या है? A process which is performed very quickly, a process which is performed very quickly is called adiabatic process। क्योंकि adiabatic process की डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेल्टा क्यू क्या है? जीरो है, हीट फ्लो जीरो है। तो डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने प्रोसेस बहुत क्विकली परफॉर्म कर लिया तो मुझे हीट फ्लो का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इनटू द सिस्टम या आउट ऑफ द सिस्टम। ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है, क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। जब एक वाटर पार्सल या वाटर बबल ऊपर की तरफ जाता है तो रिमेंबर एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हमें लेप्लेस से ही बताया था, लेप्लेस करेक्शन में भी हम इसको देख चुके हैं। एयर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब ये पार्सल ऊपर जाएगा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है ऊपर जाते हुए हाइट पर? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वाटर बबल, उसके ऊपर एयर प्रेशर कम होता जाएगा। तो अब देखो, ये एयर बबल है, ये हीट अप हुआ हुआ है, वाटर बबल है, ये हीट अप हुआ हुआ है। अब क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर है हीट की, तो क्या ये अपनी हीट एयर में लूज कर सकता है? नहीं, ये लूज नहीं कर सकता। तो क्या होगा? ये अपनी हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपनी एनर्जी अपने पास रख के अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ऊपर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा, तो ये एक्सपैंड होगा, वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन वर्क डन कैसे करेगा? बाय यूजिंग इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। तो जब ये अपनी इंटरनल एनर्जी को वर्क डन में यूज कर रहा है तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, कूलिंग हो रही है नहीं हो रही। तो फिर ये खास हाइट पर पहुंच के क्लाउड्स की सूरत में सस्पेंड हो जाएगा। अब फर्दर कूलिंग इसकी होती रहेगी, फर्दर कूलिंग होगी, इसकी विसिनिटी में और एयर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स मौजूद हैं, तो वो इसके साथ जब कंबाइन होंगे तो फिर इसका वेट बॉयंसी से ज्यादा हो जाएगा। एयर की जो बॉयंट फोर्स है ना, अब थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स, ये हवा में लटका क्यों रहता है ऊपर जाके? बॉयंसी की वजह से। तो जब बोथ रेन ड्रॉप्स आपस में कंबाइन होंगे तो फिर उनका वेट बॉयंट फोर्स से ज्यादा, वो वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो चैप्टर 10 आपको क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बताता है, और टर्मिनल वेलोसिटी चैप्टर नंबर 6, बोथ रेन ड्रॉप्स जब कंबाइन होंगे उनका वेट ज्यादा होगा, बॉयंसी को ओवरकम करके नीचे गिरना शुरू होंगे, टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप को एक्सप्लेन कर देता है। समझ आई? ओके, वेट प्लीज, बस मैं सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन लिख देता हूँ। और ब्रस्टिंग ऑफ बलून, ब्रस्टिंग ऑफ बलून्स या टायर्स, टायर ऑफ अ साइकिल एक्सेट्रा, ये आपके पास adiabatic process की एग्जांपल है। ठीक है, दिस कंक्लूड्स योर थर्ड लेक्चर ऑन थर्मोडायनेमिक्स। सी यू इन द फोर्थ लेक्चर। थैंक यू।